कल्पना कीजिए, एक तरफ दिल्ली के भव्य और शानदार कमरों में देश के सबसे बड़े नेता ऐतिहासिक फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। बिल्कुल, एक नई सरकार की शपथ ले रहे हैं। हाँ, और एक ऐसा क्षण जो आजादी की ओर बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम लग रहा है। लेकिन ठीक उसी समय उसी सरकार का एक दूसरा धड़ा बाहर सड़कों पर काले झंडे फहरा रहा है। और सिर्फ काले झंडे ही नहीं, मतलब देश के कई शहर उस समय सांप्रदायिक हिंसा की आग में चल रहे थे। ये बहुत ही विरोधाभासी तस्वीर है। सच में। देखिए, सामान्यतः जब किसी नई व्यवस्था का गठन होता है तो वो एक मजबूत पुल की तरह होती है जो सत्ता को एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित ले जाए। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर वो पुल ही एक हिंसक युद्ध का मैदान बन जाए? यही तो इस पूरी घटना की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक ऐसी ही एक ऐतिहासिक परिस्थिति के पन्ने पलटने वाले हैं। बिल्कुल। बात हो रही है 1946 के उस महत्वपूर्ण दौर की जब भारत स्वतंत्रता की बिल्कुल दहलीज पर खड़ा था। जी। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी अंतरिम सरकार। ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास में अक्सर सिर्फ एक घटना या एक तारीख के रूप में दर्ज रह जाता है। हाँ, लोग बस इसे एक तथ्य की तरह याद कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये सरकार कब बनी, हमें ये समझना है कि पूर्ण सत्ता हस्तांतरण से पहले का ये निर्णायक चरण, जो कागजों पर सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा था, वो जमीनी हकीकत में कैसे काम कर रहा था। मतलब ये राजनीतिक दांव पेच और अविश्वास का अखाड़ा कैसे बन गया? एकदम सही। और अंततः ये कैसे भारत के विभाजन का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जो आधिकारिक योजनाएं हैं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, उन्हें देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस अंतरिम सरकार का आधार कैबिनेट मिशन योजना थी। हाँ, उसी के तहत इसकी रूपरेखा तय हुई थी। तो ये तय हुआ था कि वाइसरॉय संवैधानिक प्रमुख बना रहेगा, लेकिन युद्ध और रक्षा सहित सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भारतीय सदस्यों को सौंप दिए जाएंगे। मतलब चाबियां तो भारतीयों के हाथ में आ रही थीं, लेकिन घर का अंतिम मालिकाना हक अभी भी ब्रिटिश वाइसराय के पास ही सुरक्षित था। बिल्कुल। और यहीं पर यह बात समझना आवश्यक है कि इतिहास में सिर्फ क्या हुआ ये जानना काफी नहीं है, बल्कि क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना ज्यादा जरूरी है। कारण जानना हमेशा ज्यादा अहम होता है। देखिए, भारतीय नेताओं के हाथों में शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जाना एक अभूतपूर्व घटना थी। ये एक तरह का ड्रेस रिहर्सल था, एक बहुत बड़े नाटक से पहले की रिहर्सल। हाँ, लेकिन असल सत्ता का खेल अभी बाकी था। ये सिर्फ प्रशासन चलाने की बात नहीं थी, ये एक ऐसा मंच था जहां भविष्य के भारत और पाकिस्तान की रूपरेखा खींची जा रही थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक ताकत तौल रहे थे। मैंने इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ा और सच कहूं तो ये बहुत भ्रमित करने वाला है। मतलब पहले किसी प्रस्ताव को ना कहना, फिर हाँ कहना, फिर सरकार बन जाना। ये सरकार आखिर वजूद में आई कैसे? ये थोड़ा पेचीदा है। शुरुआती महीनों का घटनाक्रम तो किसी पहेली जैसा ही लगता है मुझे। ये भ्रमित करने वाला इसलिए लगता है क्योंकि ये सीधा रास्ता था ही नहीं। शुरुआत होती है कैबिनेट मिशन के 16 जून 1946 के प्रस्तावों से। पहले तो कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार कर दिया था। और मुस्लिम लीग का रुख क्या था उस समय? मुस्लिम लीग तो पहले से ही असहयोग के मार्ग पर चल रही थी, तो पूरा का पूरा जो राजनीतिक ढांचा था वो गतिरोध में फंसा हुआ था। सब कुछ ठप पड़ा था। बिल्कुल। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आता है। 6 अगस्त 1946 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेविल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का सीधा आमंत्रण दे दिया। रुकिए, तो क्या ये आमंत्रण बिना मुस्लिम लीग की सहमति के था? जी हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। फिर 12 अगस्त को इस आमंत्रण की सार्वजनिक घोषणा की गई। अच्छा। उसके बाद 24 अगस्त को 14 सदस्यों वाली कैबिनेट संरचना की घोषणा हुई। हालांकि शुरुआत में केवल 12 नाम ही तय हो पाए थे। और फिर आता है 2 सितंबर 1946 का वो ऐतिहासिक दिन। जवाहरलाल नेहरू ने उपाध्यक्ष के रूप में और अन्य सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाहर की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। बहुत ही खौफनाक तस्वीर थी वो। बिल्कुल। मुस्लिम लीग ने इस सरकार का पूरी तरह से बहिष्कार किया। 2 सितंबर को ही काले झंडों के साथ शोक दिवस या कहें विरोध प्रदर्शन किया गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, लीग अपनी डायरेक्ट एक्शन की राजनीति पर उतर आई थी। हाँ, 16 अगस्त को कलकत्ता में जो भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़की और उसके बाद नोआखाली में जो हुआ, उन घटनाओं ने पूरे देश के वातावरण को झकझोर कर रख दिया था।
ये बात गहराई से समझने वाली है कि कलकत्ता और नौखाली की वो हिंसा सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं थी। तो वो क्या था? उसका सीधा असर दिल्ली के उन कमरों पर पड़ रहा था जहां सरकार बन रही थी। उस हिंसा ने प्रशासन के भीतर एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया था। अविश्वास का माहौल बन गया था। बिल्कुल। एक तरफ सरकारी कमरों में फाइलें बन रही थीं और दूसरी तरफ सड़कों पर उस सरकार के औचित्य को ही खून खराबे से चुनौती दी जा रही थी। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी शुरू हो रही हो। मतलब अंदर बोर्ड रूम में मीटिंग चल रही है, लेकिन एक मुख्य हिस्सेदार ना केवल मीटिंग में आने से मना कर दे, बल्कि ऑफिस के बाहर काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दे और माहौल पूरी तरह हिंसक हो जाए। बहुत सटीक उदाहरण है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रशासनिक काम शांति से कैसे हो सकता है? और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतनी भारी हिंसा और सड़क पर स्पष्ट विरोध के बावजूद ब्रिटिश प्रशासन का रवैया एक अलग ही दिशा में जा रहा था। मतलब वो क्या कर रहे थे? वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने प्रसारण में यह साफ तौर पर दोहराया कि उस 14 सदस्य कैबिनेट में मुस्लिम लीग के लिए 5 कुर्सियां अभी भी खाली रखी गई हैं। वे जब चाहें आकर बैठ सकते हैं। अरे, मतलब इतनी हिंसा के बावजूद उनके लिए दरवाजे खुले रखे गए? बिल्कुल। और ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ये ब्रिटिश सरकार की उस पुरानी और परखी हुई नीति को दर्शाता है जहां वो किसी भी एक पक्ष को पूरी सत्ता नहीं सौंपना चाहते थे। फूट डालो और राज करो वाली नीति का ही एक रूप। हाँ, उन्हें डर था कि अगर पूरी सत्ता एक पक्ष के हाथ में आ गई, विशेषकर कांग्रेस के, तो ब्रिटिश नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए वो व्यवस्था के भीतर एक संतुलन बनाए रखना चाहते थे। वो मुस्लिम लीग को एक चेक एंड बैलेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसी कूटनीति का नतीजा था कि अक्टूबर 1946 में कहानी में एक बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ आता है। जी। मुस्लिम लीग, जो बाहर से इतना तीखा विरोध कर रही थी, वो अचानक इस सरकार के भीतर प्रवेश करने का फैसला करते हैं। 26 अक्टूबर 1946 तक मुस्लिम लीग के 5 नामित सदस्यों ने सरकार में प्रवेश कर लिया। सही कहा। और उन 5 सदस्यों के नाम जानना भी महत्वपूर्ण है। हाँ, कौन कौन थे वे? लियाकत अली खान, आई चुंद्रीगर, अब्दुल रब निश्तर, गजनफर अली खान और जोगेंद्र नाथ मंडल। इन 5 सदस्यों की एंट्री के बारे में एक विवरण जो मुझे बहुत रोचक लगा, वो था जोगेंद्र नाथ मंडल का कार्यभार संभालना। अरे हाँ, वो बहुत ही असामान्य घटना थी। बिल्कुल। उन्होंने बंगाल से एक तार यानी टेलीग्राम के जरिए अपना कार्यभार ग्रहण किया था। जी। एक टेलीग्राम से मंत्रालय का कार्यभार। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, ये दिखाता है कि चीजें कितनी अस्त व्यस्त थीं। यहाँ आके बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, मेरा भी यही सोचना है कि अगर मुस्लिम लीग को एक अलग संप्रभु पाकिस्तान ही चाहिए था, तो वे उस संयुक्त सरकार का हिस्सा क्यों बने जिसका वे इतना कड़ा विरोध कर रहे थे? ये सवाल उस वक्त भी कई लोगों के मन में था। ये तो वैसा ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर को हैक होने से बचाने की कोशिश कर रहे हो और आप खुद ही हैकर को अपनी एंटीवायरस टीम का हेड बना दें। हाँ, क्या बात है। असल में ये मुस्लिम लीग का एक बहुत ही रणनीतिक कदम था। रणनीति? कैसी रणनीति? समकालीन अभिलेखों को देखें तो लीग के इस कदम को लेकर सहयोग और असहयोग दोनों के संकेत मिलते हैं। लीग के नेताओं के स्पष्ट वक्तव्य मौजूद हैं कि वे इस प्रवेश को पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में देख रहे थे। मतलब अंदर से खोखला करने की योजना। बिल्कुल। ये अंदर से व्यवस्था को पंगु बनाने और अपनी मांग को संस्थागत मजबूती देने की एक सोची समझी रणनीति थी। लेकिन इस पुनर्गठन की एक कीमत भी चुकानी पड़ी थी। 5 सदस्यों को जगह देने के लिए 3 मौजूदा सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, क्योंकि सीटें तो सीमित थी। इनमें शरद चंद्र बोस जैसे कांग्रेसी नेता थे और सर शफायत अहमद खान और सैयद अली जहीर जैसे गैर कांग्रेसी सदस्य भी शामिल थे। इस फेरबदल के बाद जब मंत्रालयों का बंटवारा हुआ तो असली खेल शुरू हुआ। हाँ, मैंने मुख्य विभागों की सूची देखी है, वो श्रोताओं के सामने रखना बहुत रोचक होगा। जरूर बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू के पास बाह्य मामले थे, सरदार पटेल गृह और सूचना विभाग संभाल रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय देख रहे थे और सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। ये तो कांग्रेस का हिस्सा हुआ। हाँ, लेकिन टकराव का असली केंद्र कुछ और था। मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान को वित्त यानी फाइनेंस विभाग सौंप दिया गया। और यहीं से सारा गतिरोध शुरू होता है। किसी विरोधी को वित्त मंत्रालय सौंपना तो बिल्कुल वैसा है जैसे आप गाड़ी का स्टीयरिंग तो अपने पास रखें,
लेकिन पेट्रोल टैंक की चाबी उस व्यक्ति को दे दें जो आपके साथ सफर ही नहीं करना चाहता। बिना वित्त की मंजूरी के गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जुड़कर देखें तो ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है। वित्त विभाग के नियंत्रण ने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के हर प्रशासनिक कदम में अड़ंगा लगाने की ताकत दे दी थी। मतलब हर फाइल रोकी जा रही थी? हाँ, एक चपरासी की नियुक्ति से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ फाइनेंस में जाकर अटक जाता था, जिससे प्रशासन चलाना लगभग असंभव हो गया था। और ये खींचतान सिर्फ रोजमर्रा के कामों तक सीमित नहीं रही। 28 फरवरी 1947 को लियाकत अली खान ने 1947-48 का बजट पेश किया, जिसे एक तरह का महासंग्राम कहा जा सकता है। बहुत ही विवादित बजट था। बिल्कुल। उस बजट की नीतियों पर कांग्रेस नेतृत्व ने कड़ी आपत्तियां जताई थीं। वैसे ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट उसके कुछ महीनों बाद 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। जी, लेकिन लियाकत अली खान के उस बजट ने यह साबित कर दिया था कि एक सरकार के भीतर दो अलग-अलग ध्रुव बन चुके हैं, और ये अलगाव सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं था। आपका मतलब संविधान सभा से है? हाँ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और अंतरिम सरकार में शामिल होने के बावजूद मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। बिल्कुल, वे सरकार के भीतर रहकर भी भविष्य के निर्माण से खुद को अलग रख रहे थे। ये बाइकॉट तो 14 जुलाई 1947 तक चला था, है ना? सही कहा। और इसी बीच 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार का एक वक्तव्य आता है। ओह, वो वक्तव्य जिसमें कहा गया था कि यदि एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व से बाहर रहा तो संविधान को अनिच्छुक भागों पर थोपा नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बयान था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर आप बाइकॉट करते रहेंगे तो आप पर संविधान लागू नहीं होगा। हाँ, असल भी ये 6 दिसंबर का ब्रिटिश वक्तव्य लीग की बहिष्कार रणनीति की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। तो इसने तो विभाजन की नींव को और पक्का कर दिया, जिसने ये तय कर दिया कि भारत का संविधान पूरे भारत पर लागू नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही हमें क्षेत्रीय राजनीति को भी देखना होगा, विशेषकर बंगाल को। बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य उस वक्त काफी अलग था। जी, 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने बंगाल में 114 सीटें जीतकर हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। जबकि अगर हम 1937 के चुनावों को देखें तो उस वक्त ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और लीग की मिलीजुली सरकार थी। सही कहा। और 1946 में कृषक प्रजा पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई थी। बाप रे, 114 सीटें बनाम सिर्फ 3 सीटें, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये था कि लीग की ताकत जमीन पर बहुत बढ़ गई थी। इन सभी घटनाओं को देखकर ये स्पष्ट होता है कि सरकार कहने को एक थी, लेकिन उसके भीतर दो पूरी तरह से अलग राष्ट्र सांस ले रहे थे। बहुत सही बात कही आपने। इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि 1946 की अंतरिम सरकार को सत्ता हस्तांतरण के एक सहज पुल के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन वो एक हिंसक अखाड़ा बन गई। हाँ, असल में ये अविश्वास, सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक गतिरोध का एक ऐसा मंच बन गई जिसने अंततः विभाजन की पटकथा लिख दी। और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारे इतिहास की। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल और पुराने पुश्तैनी घर की जिसमें एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार पीढ़ियों से रह रहा हो। घर में आपसी मतभेद हैं, कुछ झगड़े भी हैं, लेकिन वो घर उनका अपना है। बिल्कुल, अपना घर तो है ही। अब सोचिए, एक दिन अचानक कोई बाहरी व्यक्ति जिसने उस घर पर जबरन कब्जा कर रखा था आता है और एक नोटिस थमा देता है। वो कहता है कि बस कुछ ही महीनों में ये घर खाली कर दिया जाएगा। अरे बाप रे। और सबसे डरावनी शर्त यह है कि तय समय तक आपस में ये तय कर लो कि घर के किस कमरे, किस हिस्से और किस दालान पर किसका अधिकार होगा। अगर समय रहते ये फैसला नहीं हुआ तो वो बाहरी व्यक्ति अपनी मर्जी से जिसे चाहेगा चाबियां सौंप के चला जाएगा। मतलब इस तरह की अफरा तफरी का कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। जी, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये ठीक वही स्थिति है जिसका सामना 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप ने किया था। ये एक बहुत ही सटीक और सच कहूं तो एक भयानक दृश्य है ना? हाँ, जब हम इतिहास की किताबों में 1947 के पन्ने पलटते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ उन तारीखों या हस्ताक्षरों पर सिमट कर रह जाता है। जो लोग इस विषय का गहराई से अध्ययन करते हैं वे भी कई बार उस भयंकर अफरा तफरी को महसूस करने से चूक जाते हैं
जो दस्तावेजों में दर्ज है। बिल्कुल सही कहा। मतलब ये कोई बहुत व्यवस्थित या साफ सुथरा सत्ता हस्तांतरण नहीं था। ये एक गहरे और खतरनाक संकट से बचने की एक हताश कोशिश थी। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन यही है कि हम 1947 के भारत विभाजन और स्वतंत्रता से जुड़े उन प्राथमिक स्रोतों और ऐतिहासिक तथ्यों को डिकोड करें, जी, जिन्होंने न केवल लकीरें खींची बल्कि लाखों लोगों की नियति तय कर दी। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वो राजनीतिक शतरंज कैसे खेली गई जिसने दक्षिण एशिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। और ये समझना अध्ययन करने वालों के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि दस्तावेजों से ये साफ जाहिर होता है कि उस वक्त का नेतृत्व किन मजबूरियों से घिरा था। ये तो है। ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी जहां हर गुजरता दिन एक नए संकट को जन्म दे रहा था। तो इस दौड़ की उल्टी गिनती आखिर शुरू कहाँ से होती है? अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो फरवरी 1947 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन में एक घोषणा होती है। जी, क्लीमेंट एटली की घोषणा। बिल्कुल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली अचानक ही ऐलान करते हैं कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। मतलब दशकों से जो स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी यात्रा की तरह चल रहा था, उसे रातों रात एक स्टॉप वॉच के साथ बांध दिया गया। ये जल्दबाजी समझ से परे लगती है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि इस जल्दबाजी के पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प था। एटली की उस घोषणा में एक बहुत बड़ा पेंच छिपा हुआ था। अच्छा, वो क्या? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि जून 1948 की उस तय समय सीमा तक भारतीय नेता किसी पूर्ण प्रातिनिधिक संविधान पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो ब्रिटिश सरकार को खुद ये विचार करना होगा कि केंद्रीय सत्ता किसे सौंपी जाए। ओ, मतलब पूरी सत्ता किसे मिलेगी ये वे खुद तय करेंगे। हाँ, चाहे वो पूरी तरह से एक केंद्र सरकार हो या फिर कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारें। तो ये कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं था, ये एक सीधा अल्टीमेटम था। वही मकान मालिक वाली बात हो गई ना, कि आपस में तय कर लो वरना मैं जिसे चाहूंगा चाबी दे दूंगा। बिल्कुल वही बात। लेकिन इसका असर क्या हुआ? क्योंकि इसी दबाव के बीच लॉर्ड वेवल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय बनाकर भेजा जाता है। जी, 22 मार्च 1947 को। हाँ, और माउंटबेटन का एजेंडा बहुत साफ था, किसी भी कीमत पर सत्ता हस्तांतरण। लेकिन जब कैबिनेट मिशन योजना पूरी तरह से विफल हो गई तो मई में लंदन एक वैकल्पिक मसौदा भेजा गया। दस्तावेजों में इसे प्लान बाल्कन या प्लान यूनियन कहा गया है। मुझे ये बाल्कन शब्द बहुत खटकता है। खटकना भी चाहिए, क्योंकि बाल्कनाइजेशन का मतलब तो एक देश को कई छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले टुकड़ों में तोड़ देना होता है। जी, और ये उस समय के भारतीय नेताओं को भी बहुत खटकी थी। असल में जब कैबिनेट मिशन का त्रिस्तरीय ढांचा ध्वस्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार इस नतीजे पर पहुंचने लगी थी कि एक संयुक्त भारत अब शायद संभव नहीं है। तो प्लान बाल्कन का मूल विचार ये था कि सत्ता सीधे प्रांतों को सौंप दी जाए, यानी बंगाल, पंजाब, मद्रास, बंबई, ये सब अपने आप में स्वतंत्र सत्ता बन जाते। क्या आप बात कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए। क्या ब्रिटिश सरकार सच में एक विशाल उपमहाद्वीप को दर्जन भर छोटे छोटे देशों में तोड़ने की योजना पर विचार कर रही थी? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे पूरे उपमहाद्वीप में एक अंतहीन गृह युद्ध छिड़ सकता है? सच कहूं तो उन्हें इसका पूरा अंदाजा था। बाप ले। और शायद इसीलिए इसे एक शॉक थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया गया। जब ये बात सामने आई कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एक या दो सत्ताओं के फॉर्मूले पर सहमत नहीं हुए तो भारत के अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। ओह, तो ये एक तरह का ब्लैकमेल था। एक तरह से हाँ। इसी ने राजनीतिक दलों पर एक ऐसा दबाव बनाया जिसने उन्हें जल्दबाजी में समझौते करने पर मजबूर कर दिया। माउंटबेटन का मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता हस्तांतरण था, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। और यही बात सच में बहुत दिलचस्प या यूं कहें कि खौफनाक हो जाती है। प्लान बाल्कन के उस मंडराते खतरे के बाद 3 जून 1947 की योजना सामने आती है। जी, माउंटबेटन योजना। हाँ, इसमें आधिकारिक रूप से 1 या 2 उत्तराधिकारी सत्ताओं का जिक्र किया गया। हालांकि कागजों पर संयुक्त भारत की संभावना को औपचारिक रूप से पूरी तरह बंद नहीं किया गया था, लेकिन असलियत में वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। बिल्कुल,
और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इस योजना का सबसे हैरान करने वाला पहलू वो प्रक्रिया थी जिसके जरिए विभाजन को जमीन पर उतारा जाना था। ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, ये एक अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक और भौगोलिक सर्जरी थी। और वो सर्जरी कैसे होनी थी? तय हुआ कि पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के सदस्य मुस्लिम बहुल और गैर मुस्लिम बहुल जिलों के आधार पर अलग-अलग मतदान करेंगे। अगर कोई भी एक पक्ष विभाजन के पक्ष में वोट करता है तो प्रांत को बांट दिया जाएगा जी। और इसके लिए जो आधार तय किया गया वो था कंटीग्यूअस मेजॉरिटी एरियाज, यानी भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए बहुसंख्यक क्षेत्र। सुनने में एक सीधा गणित लगता है, लेकिन जमीन पर यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था, है ना? इसे सीधा गणित समझना सबसे बड़ी भूल होगी। कंटीग्यूअस मेजॉरिटी एरियाज का मतलब था कि आपको गांव दर गांव, तहसील दर तहसील ये देखना था कि कहाँ किस समुदाय की आबादी अधिक है। बिल्कुल। और क्या वो क्षेत्र दूसरे समान बहुसंख्यक क्षेत्र से भौगोलिक रूप से जुड़ा है? इसमें सिर्फ जमीन नहीं, नदियां, रेलवे लाइनें, नहरों का नेटवर्क और आर्थिक संसाधन भी शामिल थे। ये एक ऐसी जटिल पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए सालों का समय चाहिए था। और उन्हें मिले सिर्फ कुछ हफ्ते? जी, सिर्फ कुछ हफ्ते। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 3 जून की मूल घोषणा में तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं था जिसे ये लकीर खींचने का जिम्मा सौंपा जाना था। बाद में एक ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ को सीमा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। हाँ, सिरिल रैडक्लिफ। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भारत नहीं आया था, जिसे यहाँ के भूगोल, यहाँ की संस्कृति की कोई समझ नहीं थी, उसे कुछ ही हफ्तों में लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए एक कमरे में नक्शों के साथ बिठा दिया गया। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया था कि एक बाहरी व्यक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। निष्पक्षता या अज्ञानता? वही तो, ये निष्पक्षता अज्ञानता की कीमत पर आई। सीमा आयोग के पास जमीनी सर्वेक्षण का कोई समय नहीं था। पुराने जनगणना के आंकड़ों और कुछ फाइलों के आधार पर डेस्क पर बैठकर सीमाएं खींची गईं। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिना नक्शे के एक तेजी से चलती हुई ट्रेन के आगे आगे पटरियां बिछाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सही तुलना की है आपने। और ये उलझन सिर्फ पंजाब और बंगाल तक सीमित नहीं थी। हाँ, असम के सिलहट का भी तो मुद्दा था। जी, जब हम सिलहट जिले या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी NWFP की बात करते हैं तो वहां जनमत संग्रह की शर्त रख दी गई। एक जिले के लोगों को अचानक ये तय करना था कि वे असम में रहेंगे या पूर्वी बंगाल में। और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जिसे आज हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां की स्थिति तो और भी जटिल थी ना? बहुत ज्यादा। वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भौगोलिक रूप से वो ऐसा क्षेत्र था जिसके आसपास कोई हिंदू बहुल इलाका नहीं था। वहां के जनमत संग्रह ने एक ऐसा वैचारिक संकट पैदा कर दिया जिसने स्वतंत्रता संग्राम के कई पुराने रिश्तों को तार-तार कर दिया। जो मुझे सीधे इस विश्लेषण के सबसे मार्मिक हिस्से की ओर ले जाता है। नेताओं की मानवीय दुविधा और वो भारी कीमत जो उन्हें चुकानी पड़ी। जी। जब हम उस दौर के दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो साफ दिखता है कि 3 जून की योजना ने भारतीय नेतृत्व को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये कोई साधारण राजनीतिक समझौता नहीं था। ये एक पूरे जीवनकाल के संघर्ष और आदर्शों का टूटना था। बिल्कुल। महात्मा गांधी के बयानों को ही ले लीजिए, वे घोर विरोधी थे। स्रोत बताते हैं कि वो आहत थे, लेकिन उन्हें कोई निर्णायक संघर्ष की स्थिति नजर नहीं आ रही थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि बलपूर्वक भूमि विभाजन उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। जी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्थिति भी ऐसी ही थी। वे अंत तक इसके विरोधी रहे और उन्होंने इसे भारत पर आने वाली एक बहुत बड़ी विपत्ति माना। लेकिन हर कोई इस आदर्शवाद पर टिका नहीं रह सका, है ना? सही कहा। जब हम 14 और 15 जून 1947 की AICC की बैठक का रिकॉर्ड देखते हैं तो नेताओं के बीच का वैचारिक युद्ध पूरी तरह सतह पर आ जाता है। एक तरफ यथार्थवादी राजनीति यानी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थी और दूसरी तरफ अखंड भारत का आदर्श। मैं गोविंद वल्लभ पंत के उस तर्क के बारे में सोच रही थी। जब उन्होंने 3 जून की योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि विकल्प सिर्फ 2 हैं, या तो इस योजना को स्वीकार कर लो या फिर एक आत्मघाती स्थिति में चले जाओ। बिल्कुल। और सरदार पटेल का रुख भी यही था। उन्होंने इसे एक व्यवहारिक समाधान माना। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे 2 भाई अलग हो रहे हैं। हाँ, और दस्तावेजों में ये भी दर्ज है कि 1948 में पटेल ने कहा था
कि अगर विभाजन नहीं मानते तो कई पाकिस्तान बन जाते और देश टुकड़ों में बंट जाता। जी, उन्होंने आशंका जताई थी कि अगर वे केंद्रीय स्तर पर विभाजन नहीं स्वीकारते तो हर प्रांत अलग होने की मांग करने लगता। लेकिन उसी बैठक में एक दूसरा पक्ष भी था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इसे राष्ट्रवाद के खिलाफ सांप्रदायिकता का समर्पण बताया था। मतलब मुझे ये पूरी बहस एक पुश्तैनी व्यापार के बंटवारे जैसी लगती है। कैसे? जैसे एक पक्ष पटेल और पंत का मानता है कि कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए इसे बांटना ही एकमात्र रास्ता है। हाँ। जबकि दूसरा पक्ष जैसे गफ्फार खान और किचलू इसे परिवार के उसूलों से सीधा विश्वासघात मानता है। और सीमांत गांधी कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान का वो बयान तो इतिहास में अमर है। भेड़ियों के हवाले करने वाला बयान। बिल्कुल। उन्होंने जनमत संग्रह को विश्वासघात माना और कहा कि पख्तूनों को भेड़ियों के हवाले कर दिया गया है। उस बयान की गहराई बहुत ज्यादा है। गफ्फार खान की पीड़ा ये थी कि जनमत संग्रह में विकल्प क्या थे, सिर्फ भारत या पाकिस्तान। हाँ। और भौगोलिक रूप से भारत में मिलना उनके लिए असंभव था। तो गफ्फार खान पख्तूनिस्तान या पाकिस्तान का तीसरा विकल्प चाहते थे। तो फिर उस तीसरे विकल्प को पूरी तरह नजरअंदाज क्यों कर दिया गया? क्योंकि माउंटबेटन का तर्क था कि अगर NWFP को स्वतंत्रता का विकल्प दिया गया तो कल को बंगाल और बलूचिस्तान भी यही मांग करेंगे, और फिर से वही प्लान बाल्कन वाला डर। मतलब एक को छूट दी तो सब वही मांगेंगे। जी, इसीलिए गफ्फार खान की मांग को खारिज कर दिया गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खैर, इन भारी भावनाओं और राजनीतिक मजबूरियों के बाद अब बात आती है इस पूरे फैसले को एक कानूनी ढांचे में ढालने की। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जी, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब जब मैं वो तारीखें देखती हूँ, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पेश हुआ। बिल्कुल। 15 जुलाई को संशोधित रूप में पास हुआ, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास और 18 जुलाई को राजकीय स्वीकृति मिल गई। सिर्फ 14 दिनों में कानून बन गया। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को समेटने का काम महज 14 दिनों में। ये गति उस भयानक आपातकाल को दर्शाती है जिसमें वो काम कर रहे थे। इस अधिनियम में तय किया कि 15 अगस्त से 2 स्वतंत्र अधिराज्य अस्तित्व में आ जाएंगे। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान। जी, और हर अधिराज्य का अपना गवर्नर जनरल होगा। साथ ही दशकों पुराना भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा कानूनी पेच भी तो था ना। अधिनियम में लिखा था कि रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता यानी पैरामाउंसी समाप्त हो जाएगी। अगर मैं इसे सीधे शब्दों में कहूं तो सर्वोच्चता समाप्त कर देने से तो एक ही रात में 500 से अधिक स्वतंत्र देश बनने का खतरा पैदा हो गया था। बिल्कुल पैदा हो गया था। क्या ये एक बहुत बड़ा कानूनी शून्य नहीं था? तो समाप्त कर दी, लेकिन रियासतों के भविष्य का कोई ठोस कानूनी समाधान नहीं दिया। इसी कानूनी शून्य ने भारत के एकीकरण की एक नई और विशाल चुनौती खड़ी कर दी थी। बाप रे! अच्छा, 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हो गए, लेकिन नया संविधान तो था नहीं, तो शासन कैसे चल रहा था? इस शून्य को भरने के लिए उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 का सहारा लिया। यह तय किया गया कि जब तक नया संविधान न बने तब तक शासन 1935 के अधिनियम के आधार पर ही चलेगा। ये एक स्टॉप गैप यानी अस्थायी व्यवस्था थी। एक तरह का कानूनी वेंटिलेटर है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो अब जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 1947 का विभाजन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्युटली। कि वो जल्दबाजी भरी डेडलाइन, प्लान बाल्कन का वो खौफ, रैडक्लिफ के वे नक्शे और केवल 14 दिनों में पारित हुआ वो कानून, ये सब वो आधारभूत डीएनए है जिसने आधुनिक दक्षिण एशिया की भू-राजनीति और सीमाओं को आकार दिया है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। आज की हमारी कूटनीति और सीमा विवाद उसी दौर की उपज हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अध्ययन करने वालों के लिए आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगी जो शायद आपको आगे सोचने पर मजबूर करे। जी, जरा सोचिए, अगर वो प्लान यूनियन या प्लान बाल्कन पूरी तरह लागू हो जाता, या फिर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के जनमत संग्रह में भारत या पाकिस्तान के अलावा गफ्फार खान के पख्तूनिस्तान का तीसरा विकल्प भी दिया गया होता, तो आज दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा दिखता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या आज की भू राजनीतिक चुनौतियां बिल्कुल अलग होती?
इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।